गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है पता है सर? आज पता है क्या चीज़ का बात करने वाले हैं? पूरा का पूरा एसएसटी का बात करने वाले हैं सर। हाँ, यानी आज के बाद आपको पूरा एसएसटी का टेंशन खत्म हो जाएगा सर। वो आपको कब पता चलेगा? जब इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा ना सर, ये क्लास को आप पूरा जब देख लीजिएगा ना सर, तो आपके दिल और दिमाग से एक छोटा सा आवाज आएगा, पता है क्या? कि अब की बार एसएसटी में इतना से बाहर नहीं पूछने वाला है सर। यानी कहने का सेंस है ना मेरे भाई कि पूरा का पूरा एसएसटी का आज आपका क्या है सर? ये भंडारा है सर। ठीक है, ये भंडारा में जो आया उसका पूरा मनोकामना भर पेट हो जाएगा सर। हाँ, यानी जो आप उम्मीद लेकर के मेरे पास आए होंगे उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा सर। अगर आपको उम्मीद होगा सर यहाँ से इस क्लास को पूरा देखने के बाद सोशल साइंस में अगर 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको वादा कहता हूँ सर कि जितना आज हम पढ़ाने वाले हैं उतना से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा सर, लेकिन इसमें से आपको 40 गो ही मारना रहता है। तो बस यही क्लास से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को करता हूं शुरुआत। और थोड़ी क्लास शुरू करने से पहले मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा सर कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई क्या कर लो, पढ़ लो, वरना फिर क्या होगा वो बताएंगे क्लास में। ठीक है, चलो एक बात और है सर कि एसएसटी का हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को लगता है सर कि और क्लास कब होगा, तो हमने एसएसटी का बहुत सारे क्लासेस लिया है। उस सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सर, वहां पे जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक होगा, सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सर। ठीक है, चलिए आना। 1 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर 1 की तरफ। ठीक है, कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कहता है संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किनका है सर? तो ये कथन आपका जिम्मरमैन का है। किसका है सर? ये जिम्मरमैन का है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग एकदम सुपर एक्सप्रेस की तरह चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज आपका गाड़ी और मेरा गाड़ी एक ही बार रुकेगा जब ये पूरा क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है, आना 2 नंबर। कहता है पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? आपको भी कॉमेंट करना है, चाहे इस क्लास को आप कभी भी क्यों नहीं देख रहे हैं। मेरा कसम है सर जी, हाँ हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं सर, तो अपना 50% तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि एग्जाम में बैठना है तेरे को, मेरे को नहीं बैठना है मेरे भाई। ठीक है, आना। हमने बोला सर कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, जैव है, नवीकरणीय है या व्यक्तिगत है सर? अगर पवन ऊर्जा की बात करेगा ना सर मेरे भाई, तो पवन ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, आना सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है? मेरे तरफ थोड़ी सी गौर करना सर, सवाल पूरे दम ऊपर से नीचे क्लियर कर देंगे। कहता है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा रेखा है? जैसा ही आपसे पूछ देगा सीमा अपवार्जक, तो जैसे आपको मार देना है 200 nm। जैसे पूछ देगा सर कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक रेखा है, आर्थिक क्षेत्र कहलाता है सर, तो आपको मार देना है कितना? 200 nm। ठीक है, कितना? 200 nm, नैनोमीटर। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ आना। 4 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? यानी कहने का सेंस है, सवाल को कहना है कि मरुस्थलीय मृदा कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना मेरे भाई कि कौन सा राज्य में पाया जाता है, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है। देखो सर, जैसे बोलेगा मरुस्थलीय मृदा ना, तो आपको झटके में क्या मारना है? राजस्थान, मरुस्थलीय राजस्थान, मरुस्थलीय राजस्थान, मरुस्थलीय राजस्थान। ठीक है, आना सवाल नंबर कितना? आपको 5 की तरफ आना। 5 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई? कहता है ना सर कि हाँ, कहता है सर कि भारत के किस राज्य में पवन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सर देखो, ये जब पूछेगा ना कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो ये आपको है सर मध्य प्रदेश में। कहाँ है सर? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ होगा? मध्य प्रदेश से। कहाँ होगा सर? ये मध्य प्रदेश। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, वन का सबसे अधिक विस्तार, भारत में वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ होगा? तो ये मध्य प्रदेश में होगा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर
कि बहुत सारे बच्चे को ऐसे होगा कि सर इसका पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर। तो बता देना चाहता हूँ सर कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है, इस बात को जरा समझना मेरे भाई। आना कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना इस बात को कि जो पीडीएफ है ना वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा सर, लेकिन लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। पता नहीं सर, कुछ दिन से लिंक के नहीं काम कर रहा है, पता नहीं तुम ही लोग का कुछ जादू होगा उसमें। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है संदीप कुमार। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है सर संदीप कुमार, ठीक है। आना, अगर इतना सर्च करने के बाद मेरा आईडी नहीं आएगा सर तो आप सर्च कर लीजिएगा @ क्या सर्च कीजिएगा? @संदीप, @संदीप 7295, तब मेरा आईडी खुल जाएगा सर। आप वही आईडी ज्वाइन कीजिएगा जिसमें से 9000 से अधिक लोग ज्वाइन होगा, क्योंकि मेरा नाम से बहुत सारा फेक आईडी भी है, ठीक है। तो आप वही आईडी ज्वाइन कीजिए सर जिसमें इतना लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। चलो आ जाना। और एक बात और है, जिंदगी में कष्ट है तकलीफ है ना रे, तो इंस्टा को मेरा ज्वाइन कर लेना। हाँ आना सर। इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? देखो बढ़ाने का मेरा तरीका है ना सर। आना, कैसे ज्वाइन करेंगे बता दे, गाली नहीं ना दोगे? आओ बता देते हैं। देखो सर, आपको जाना है इंस्टा में और आपको सर्च करना है सर संदीप। संदीप आपके दिल में बस जाएगा मेरे भाई, द्वलिपि है संदीप 18420, ठीक है। आना 20 सर, है ना, यानी 18420। इतना सर्च करोगे तुरंत हम मिल जाएंगे आपको इंस्टा पे सर, ठीक है। आना, सवाल नंबर 6 की तरफ आना। इससे पहले कहता है सवाल नंबर 6 क्या मेरे भाई, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है सर? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, जलीय ऊर्जा का। बोलेगा सर कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है सर? जब बोलेगा भंडार सीमित, सीमित का मतलब सर एकदम सीमित मात्रा में, जिसका ज़्यादा मात्रा में नहीं हो। तो हमारा जो खनिज तेल है सर उसका भंडार एकदम क्या है? सीमित मात्रा में, ठीक है। तो आपसे पूछेगा किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित मात्रा में है, तो आपको खनिज तेल का है। तो सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा। आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा सर सवाल नंबर 7 का। कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है मेरे भाई। खनिज हमारा प्राकृतिक संसाधन है। हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, हमसे पूछा नहीं है। तो नहीं मतलब वन है, नदियां भी है, लेकिन नगर नहीं है, लेकिन खनिज है। हमसे पूछा नहीं है, तो जैसी पूछेगा नहीं है झटके में मारेंगे नगर, ठीक है। आना, सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर सवाल क्या कहता है सर? 8 नंबर सवाल कहता है ना सर, क्या पता है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? हमको पता है सर, तुम लोग मजनुओं को फैन है ना, यानी कहने का सेंस है तुम लोग राजनीतिक का तो बड़ा फेमस होगा इंसान तुम लोग। पता है ना सर, बिहार के हर इंसान के खून में राजनीतिक होता है, ठीक है। तो तुम लोग राजनीतिक तो जानता होगा सर। तो जो लोग राजनीतिक का ज़्यादा चर्चा करते हो तो ये सवाल का आंसर तुम लोग कमेंट कर दो मेरे भाई। और जो नहीं करेगा ना सर, तो आज के बाद राजनीतिक का चर्चा मत करना मेरे भाई। हाँ ठीक है सर। आओ देखो यहाँ पे कहता है क्या सर कि लोकसभा में निर्वाचित कुल सीटों की संख्या कितनी है? हमारा लोकसभा में, लोकसभा बोले जिससे संसद चुने जाते हैं सर, और संसद से हमारा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है सर? तो जब बोलेगा कुल सीटों की संख्या सर, तो कुल सीटों की संख्या 543 है। वर्तमान में भारत में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है। कितने लोग जानते थे इसका सटीक आंसर? हमें तो लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते थे एक बार शिद्दत से कमेंट कर दीजिएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल कहता है ना सर कि तेरी आंखों में विश्व के कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? अच्छा, विश्व के कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है मेरे भाई? अच्छा, विश्व के कितने हिस्से हैं जहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। आइएगा जी, देखिए हमसे बोला विश्व में कितने हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जब पूछेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है सर, तो 2/3
हिस्से में नहीं मेरे भाई, 1/4 हिस्से में, हाँ 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। विश्व में 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। सवाल नंबर 10 होगा कि 9 होगा सर? ये सवाल नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? कहता है सर कि कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है सर? तो वो हमारा है राष्ट्र विकास नहीं मेरे भाई, देश प्रेम नहीं मेरे भाई, ठीक है सर, जातिवाद है, सबसे बड़ा कारक है सर। कहता है निम्नलिखित में कौन कारक लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां है सर? तो जातिवाद जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनौती है, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनौती अगर कोई कारक है तो वो हमारा क्या है? जातिवाद है मेरे भाई। यानी सवाल नंबर 10 का सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आना अगला 11 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा, प्यार से मोहब्बत से। सिर्फ और सिर्फ हमने जितना आज करवा रहा हूं उतना पढ़ लो। अगर इतना से बाहर आ गया ना सर तो मेरे को अपने दिल से बाहर कर देना। अभी तो तेरे दिल में जगह लिए होंगे हम, हाँ। अगर सर 1% तुम मेरा, बस अभी तुम लगातार मेरा 3 से 4 क्लास कर लो, अगर तेरे दिल में अगर प्रमोशन का आवाज़ अगर नहीं आ गया ना मेरे भाई तो हमको फिर तुम डिमोशन कर देना अपने दिल से। क्योंकि सर मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर मैं आपको ज़िंदगी में अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता हूं तो आपको बुरे वक्त में दिखाने का मेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे अंदर सर, ठीक है। इसलिए इस बात को तो शिद्दत से समझ लेना मेरे भाई कि पढ़ाता वही हूँ जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही मेरे भाई जो संदीप कुमार पढ़ाता है, ठीक है सर। चलो तो क्या हाल चाल है, ठीक है ना सर। आना अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। कहता है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है हम और तुम नहीं मेरे भाई। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, या फिर लोकतंत्र की आस्था, या जातिवाद और क्षेत्रवाद। हाँ, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद और क्षेत्रवाद। अरे हमार जाति का विकास ना हुई, हाँ हमर क्षेत्र में ना हुई, हाँ हुई काहे ना हुई रे भाई। हाँ तो जातिवाद और क्षेत्रवाद। चलिए सवाल नंबर कितना होगा? 12 की तरफ आना मेरे भाई। 12 नंबर सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से सुनना, प्यार से सुनना और मोहब्बत से देखना, ठीक है। कहता है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय, लोकतंत्र का मतलब होता है सर कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन हमसे बोला है सर कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय गरीबों को हटाना नहीं मेरे भाई, गरीबों को हटाना नहीं मेरे भाई, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना, बूथ कब्जा करना। बूथ मतलब समझ रहा है, जहां वोट पड़ता उसी को कब्जा कर लो, कहानी खत्म हो जाएगा। नहीं सर, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अच्छा, इसमें कितने लोग सहमत है मेरे भाई? देखो सर इस बात को समझना, जैसी सवाल आपसे पूछेगा ना कि लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय, तो सुधारात्मक कानूनों को निर्माण करना। वैसे कानून का निर्माण करो जो लोकतंत्र का रखवाला हो। हाँ, ऐसे कानून का नहीं निर्माण करो जो लोकतंत्र को लूट ले, नहीं मेरे भाई। ऐसे कानून का निर्माण करो जो लोकतंत्र का रखवाला हो, जो लोकतंत्र को बचा सकता है, लोकतंत्र को हानि नहीं पहुंचा सकता है सर। तो सबसे बड़ी चीज है सर कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करो। वैसा कानून का निर्माण करो लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र को बचा सके और उसमें जितना भी करप्शन होता है उसे हटा सके, ठीक है सर। आना कहता है सवाल नंबर कितना? तो 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर में अब हो सकता है होगा आपको फेरा। इसमें कितने कितने लोगों को हो रहा है फेरा, जरा बता देना मेरे भाई। कहता है ना सर कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? जब 15वीं लोकसभा था सर, कितना? 15वीं लोकसभा जब था तो इसमें महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%, ठीक है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था? 10.46%, 86%, ठीक है। आना सवाल नंबर 14 की तरफ आना। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, क्योंकि अब की बार तो इसी क्लास से पूरा मामला फंसने वाला है। कहता है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसमें कितने कितने लोग नहीं जानता है? जो लोग नहीं जानता होगा ना, पक्का सर तेरे जिंदगी में खतरा आने वाला है। हाँ, और सपना में हम आएंगे तेरे को रात में गड़बड़ कर देंगे। आ जाना सर।
देखो सर, ये सवाल जो है ना एक्चुअली में बड़ा ही मज़ेदार सवाल है सर, और ये सवाल अधिकांशतः लोग जानते होंगे, ठीक है, कुछ ही बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे, और वही लोग नहीं जानते होंगे जिनका ध्यान, हाँ, तो आज बस इस सवाल को जान लो क्योंकि ये सवाल पक्का आने वाला है। पूछेगा कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, तो हम लोग मारेंगे झटके में क्या, एंथ्रासाइट। कैसे मारेंगे सर, हाँ ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 15 की तरफ आइएगा। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। लोहा है, हीरा है, नमक है, अवरक है। आय 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 आय, देखा 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 भाई, देखा रे। पूछेगा सर कि भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन है। पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण, देखो जब पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण, जब पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण तो आपको मारना है लोहा। किसको मारना है सर, लोहा। वह पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण तो क्या मारना है, लोहा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 की तरफ आना। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, सवाल नंबर 19 मेरे भाई क्या कहता है, सवाल नंबर 19 की तरफ आना। कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है मेरे भाई, तो चूना, पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा। तो जब भी जैसा ही पूछेगा सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग में झटके में मारना मेरे भाई। क्या सर, सीमेंट उद्योग बोलेगा तो चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग बोलेगा तो चूना पत्थर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। आइएगा सवाल नंबर 20 की तरफ। कितना नंबर, 20 नंबर सवाल। बड़ा ही रोमांटिक सवाल है सर, मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है सर, ये बात तुमको पता चला कि नहीं चला। देखो कहता है देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना सर, 125 करोड़ टन। कितना है सर, अरे ये सवाल नंबर 17 होगा, हम 25 नंबर इसको 19 नंबर कर दिए। ठीक है सर, सवाल नंबर कितना होगा, ये 17 होगा सर। ठीक है, हम भी सवालों गड़बड़ा देते हैं, कहाँ गिरे, हाँ सवाल नंबर 17 है। ठीक है, 125 करोड़ टन। ठीक है, 125 करोड़ टन। कितना टन सर, तो 125 करोड़ टन, इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर आपको 18 की तरफ आना। 18 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उत्पादक होता है सर, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो उत्पादक होता है सर वो होता है मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। क्या होता है, मैग्नीज। ठीक है, पूछेगा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मैग्नीज का है सर। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो मैग्नीज होता है। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर 19 की तरफ आइएगा मेरे भाई। 19 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है। सवाल नंबर 19 कहता है इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। जैसे पूछेगा लौहयुक्त सर ना, क्या, लौहयुक्त, तो लौहयुक्त मैग्नीज होगा, अवरक होगा, बॉक्साइड होगा या चूना पत्थर। जैसे पूछेगा लौहयुक्त ना सर, तो लौहयुक्त में आता है लौह एक्स। लौहयुक्त पूछेगा ना, तो लौहयुक्त पूछेगा ना मेरे भाई कि लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, तो आप मैग्नीजे मार देना डायरेक्ट, इसमें मैग्नीज ही होगा तो मैग्नीज ही मारना। ठीक है, जैसे पूछेगा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है तो क्या होगा सर, मैग्नीज होगा। ठीक है, आ जाना। अगला कहता है क्या मेरे भाई, इस बात को गौर करना। कहता है क्या, थोड़ी सी देखो यहाँ पे संभल जाना। ये 20 नंबर सवाल हो गया ना कि भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं, तो लगभग 100 प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। कितने, 100 प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर, 20 नंबर तक सबको दिल में भाया, तो 21 नंबर भी हम आपके दिल तक पहुँचा देंगे सर, ये मेरी वादा है मेरे भाई। ठीक है, आना सवाल नंबर कितना, 21 की तरफ आना। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने आपको पढ़ाया है सर। झारखंड में कोडरमा एक जगह है सर जो कि हमारा अवरक उत्पादन के लिए प्रमुख है। ठीक है, अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है सर, झारखंड का कोडरमा एक जगह का नाम है सर जो अवरक उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है सर। ठीक है, तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, अवरक उत्पादन के लिए। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, अवरक उत्पादन के लिए। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगले की तरफ तो बढ़ो न जी, आना न जी, थोड़ी सी प्यार करना न जी। कहता है रूस में, कहता है रूस में कृषि दास्ता
दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? अच्छा, रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई कमेंट कर दो। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्ति हुई, ये ना पूछा है। कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुई? तो देखो, जैसे पूछेगा कृषि दास्ता ना मेरे भाई तो 1861 मारना, ठीक है। जैसे पूछेगा रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हुआ, तो किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861 में समाप्त हुई। कब हुई? 1861 में। रूस में कौन दास्ता, बोलो ना रे, कृषि दास्ता कब समाप्त हुआ? 1861 में, ठीक है। आना सवाल नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 23 नंबर, कितने नंबर? 23 नंबर, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? अच्छा, कमेंट करो। एकरो हम ही बताबे। अच्छा, एकरो हम ही बताबे तो सर पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। अगर ये सवाल हमको बताने के लिए बोल रहे हो सर तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। जैसे पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ मेरे भाई, तो ये जर्मनी में हुए थे। कहाँ हुए थे? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आइएगा सवाल नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी हम लोग गौर करेंगे। 24 नंबर सवाल, ये 24 नंबर है कि 23 नंबर होगा मेरे भाई? ये 24 नंबर सवाल होगा सर, 24 नंबर सवाल होगा, हाँ। अच्छा, इस बात को समझ लेना, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो ये लेनिन ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? लेनिन ने किया था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1818 में। मारेंगे 5 मई 1861 मारेंगे, ठीक है। 5 मई 1861 मारेंगे, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 5 मई 1861 मारेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कहता है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की तो लेनिन ने की। किसने की? तो लेनिन ने की, ठीक है। आना 25 नंबर सवाल की तरफ। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना मेरे भाई। कहता है 25 नंबर क्या, कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? अच्छा, इस बात को थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताओ मेरे भाई। कहता है रूस 1917 की रूस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, ठीक है। आना सवाल नंबर 26 की तरफ। क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देखना, ठीक है सर। एक बात को और दिमाग में रखना, कभी कभी आपका ना बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछेगा, ठीक है। कैसे पूछेगा सर? ऐसे भी पूछेगा, ठीक है। आ जाना, ये सब 26 नंबर पे लाओ। देखो यहां पे देखो, जब आपसे पूछेगा ना मेरे भाई, क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ। अच्छा देखो, ये समाजवादी शासन का ये पहला प्रयोग कहां हुआ? रूस में हुआ, जापान में हुआ, चीन में हुआ, या फिर क्यूबा में हुआ? कहां हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था सर? ये रूस में या चीन में, या रूस में या जापान में या चीन में? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता दो मेरे भाई, बता दो ना मेरे भाई, कहाँ हुआ था सर? थोड़ी सी शिद्दत से बता दो ना। देखो इस बात को समझना, जैसे पूछेगा समाजवादी शासन का पहला प्रयोग किसका पूछेगा? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग, तो ये रूस मारना। कहां मारना? रूस मारना, ठीक है। सवाल नंबर 27 की तरफ आना। 27 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है समाजवादी 27 नंबर कहता है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन? तो ये थे सर, आपको पता है कौन? ये पता है, कार्ल मार्क्स थे। कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था सर? ये कार्ल मार्क्स था, ठीक है। हाँ वही थे, डी नंबर होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स थे, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 28 की तरफ आना, ठीक है। 28 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल नंबर 28 होगा ना, तो ये आपको जाना जाता है फरवरी की क्रांति के नाम से। कहता है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। आइएगा सवाल नंबर 30 की तरफ आइएगा मेरे भाई। क्या कहता है 30 नंबर, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, कि कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक का सबसे मुख्य रोपण फसल क्या है मेरे भाई? शिद्दत से कमेंट से कर दो मेरे भाई। देखो जैसे पूछेगा आपसे सर ये कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल, तो आपको मारना है कॉफी। क्या मारना है सर? ये कॉफी मारना है। क्या मारना है? कॉफी मारना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई मोहब्बत हुआ कि नहीं हुआ सर? सबको हो गया होगा, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 31 की तरफ।
तरफ। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल दाल जो है सर वो प्रोटीन के लिए क्या है सर, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहता है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का है सर। किसका है मेरे भाई, प्रोटीन का है। किसका है सर, ये प्रोटीन का है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 32 की तरफ आना। 32 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। सवाल नंबर 32 की, अरे रुक जा 32 की, हाँ 32 की तरफ आना। कहता है झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्रों में की जाती है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में की जाती है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तो एक बार बोलो ना मेरे भाई। आना सवाल नंबर अगला कितना होगा सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का प्रमुख साधन है। बिहार में बस एक एक ऐसा जिला है सर जहां सबसे बेहतरीन है नहर सिंचाई का, वो आपका है रोहतास। क्या, कौन सा जिला है, रोहतास। ठीक है, पूछा बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है सर, तो वो आपको रोहतास है। क्या है, रोहतास है। क्या है, रोहतास है। क्या है, रोहतास है। ठीक है, आना सवाल नंबर 34 की तरफ आना मेरे भाई। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, जौ नहीं गौ करना सर, गौर करना। ठीक है, कितना 34 या 34 होगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। अच्छा देखो सर, इस बात को समझना कि रबी फसल में आपको गेहूं आ जाता है सर। ठीक है, फिर चना आ जाता है मेरे भाई, गेहूं चना आता है, फिर आपको जौ आता है, फिर आपको आलू आता है सर। ये सब क्या चीज में आता है, रबी फसल में आता है। ठीक है, हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो आपको चना रबी फसल हो जाएगा, गेहूं रबी फसल हो जाएगा, आपको आलू रबी फसल हो जाएगा, जौ रबी फसल हो जाएगा। ये सब हमारा रबी फसल में आता है। ठीक है, ये रबी फसल देखो सर, इस बात को समझना थोड़ी सी कि रबी फसल जो होता है ना वो धान कटने के बाद होता है सर। ठीक है, आ जाना अगला कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना सर सवाल नंबर 35 या 36, सवाल नंबर 35 या 36, 36 नंबर नहीं 35 नंबर होगा। कहता है दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। लेकिन सर अगर आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं रहेगा तो आपको मारना है आंध्र प्रदेश या फिर आपको कर्नाटक मारना है। हमने क्या बोला है कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको महाराष्ट्र मारना है। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको आंध्र प्रदेश मारना है, फिर कर्नाटक मारना है। ठीक है, लेकिन हालांकि ऑप्शन में ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको महाराष्ट्र ही मारना है। ठीक है, सवाल नंबर 36 की तरफ आ जाना। 36 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, 36 नंबर कहता है ना कि रबी की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबी की खेती रबर की खेती, सॉरी मेरे भाई माफ करना। कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है सर, तो रबर की जो खेती होती है वो आपको किया जाता है सर कहाँ, केरल में या गुजरात में या आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको केरल होगा। ठीक है, कहाँ होगा सर, ये आपको केरल में, आपको ये कहाँ होगा सर, ये आपको हो जाएगा केरल में ही होगा सर। हाँ, कहाँ होगा, केरल में। कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। 1 नंबर पे केरल होगा। ठीक है, लेकिन सर केरल के 1 नंबर पे केरल होगा, लेकिन केरल के सिवा ये आपको त्रिपुरा में भी किया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा में भी किया जाता है, तो 2 नंबर में त्रिपुरा रखना। 3 नंबर में अगर बोलोगे ना सर, तो 3 नंबर में आप रख लेना तमिलनाडु को। ठीक है, किसको रखना, तमिलनाडु को रख लेना। ठीक है, तमिलनाडु को रख देना। ठीक है, आ जाना सर। तो हमने क्या बोला है, हमसे क्या बोला है मेरे भाई कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल में की जाती है। कहाँ की जाती है, केरल में की जाती है। अगर केरल आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो त्रिपुरा मारना है, अगर त्रिपुरा भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तमिलनाडु रहेगा सर। ठीक है, आ जाना। तो रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है, त्रिपुरा में की जाती है, तमिलनाडु में की जाता है। सवाल नंबर 37 की तरफ आइएगा। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत जैसे पूछेगा मेरे भाई उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में आपको मारना है उत्तर प्रदेश। कहां मारना है, उत्तर प्रदेश। कहां मारना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हमसे पूछा है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश। कहां है सर, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश मारना है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश मारना है। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर 38 की तरफ आना। 38 नंबर सवाल
क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है सर। कौन है? ये गुजरात है, ठीक है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गुजरात है, ठीक है सर। आना सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर आपको हो जाएगा 38। 38 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र कहाँ? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है मेरे भाई। इस बात को आप समझना कि महाराष्ट्र में किस फसल की, तो महाराष्ट्र जो है वो पहला ऐसा राज्य है सर जहाँ वस्त्र उद्योग लगाया गया था। भारत में सबसे पहले वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र में ही लगाया गया था, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो हमारा क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध होगा? कपास के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे पहला वस्त्र उद्योग लगाया गया था, इसका मतलब वस्त्र उद्योग का रिलेशन कपास के साथ। इसका मतलब पूछेगा महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आना सवाल नंबर 39 की तरफ। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। आना कितना नंबर? 39 नंबर। कहता है इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? देखो जैसे पूछेगा चाय, तो चाय मारना सर आसम। कहाँ मारना? आसम, ठीक है। पूछेगा कौन सा राज्य में चाय सबसे अधिक मात्रा में होता है सर, तो वो आसम में होता है। कहाँ होता है? आसम में होता है। कहाँ होता है? आसम में होता है। चाय बोलेगा मारना झटके में आसम। कहाँ मारना? झटके में आसम, ठीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी अगले क्वेश्चंस की तरफ तो बढ़ो न जी। 40 नंबर कहता है पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है? बाजरा का, धान का, चाय का, गेहूं का। देखो सर जैसे बोलेगा पंजाब, तो पंजाब जो होगा सर वो हमारा गेहूं का होगा। किसका होगा? गेहूं का, ठीक है। किसका होगा सर? ये गेहूं का। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख है, तो हमारा वो गेहूं मारना। क्या मारना? गेहूं मारना, ठीक है। आ जाना अगले सवाल की तरफ। आना अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर 41 की तरफ। कहता है भारत अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कहता है भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो भारत जो हमारा है सर वो आपका कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार भी जो होगा वो क्या होगा? हमारा कृषि होगा। भारत जो हमारा है वो कृषि प्रधान देश है, तो भारत का प्रमुख आधार भी क्या होगा? हमारा कृषि होगा। क्या होगा? कृषि होगा। क्या होगा? कृषि होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आना सवाल नंबर आपको 42 या 43 जो भी होगा। कहता है मजदूर संघ अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम वर्ष कब पारित हुआ था? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हमसे पूछा मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1950, 1926, 1918, 1948। जैसे पूछेगा मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1926 में हुआ था पारित, ठीक है। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1926 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1926 में पारित हुआ था, ठीक है। 43 नंबर सवाल की तरफ आना मेरे भाई। कहता है ना सर 43 नंबर सवाल क्या कहता है, क्या कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में, 1920 में, 1935 में, 1945 में। जैसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना, तो ये आपको बताना है, मेरे को नहीं सब कुछ बताना सर। सब कुछ हम ही बता देंगे तो आप किस लिए रहिएगा फिर? बताओ ना आप किस लिए रहिएगा सर? कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर देखो जैसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है। अब आना थोड़ी सी अगले नंबर सवाल की तरफ सर। अगला नंबर सवाल क्या कहता है? अगला नंबर सवाल देखो बड़ा रोमांटिक सवाल है रे, सवालों मेरे पास रोमांटिक होने लगा है। कहता है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष पारित हुआ? ये कानून कब पारित हुआ? 1981 में, 1926 में, सॉरी 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। हाँ देखो जैसे पूछेगा भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुई थी, तो 1948 में, ठीक है। 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में, ठीक है। चलो आना अगले सवाल की तरफ। अगला
सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष हुआ। कहता है क्या कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना, तो 1881 में बना। कब बना था सर, ये 1881 में बना था, ठीक है, 1881 में बना था, ठीक है। कहता है भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो 1881 में बना था, ठीक है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था, तो 1881 में बना था। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम, किसी को कठिनाई, किसी को दिक्कत है ज़िंदगी में सर, तो मेरे इंस्टा को ज्वाइन कर लो, आपका हर जिंदगी की समस्या को कर दूंगा मैं झटके में सोल्व। कहता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम, देखो इस बात को समझना, जब बोलेगा मजदूर संघ अधिनियम तो मजदूर संघ अधिनियम जो हुआ था वो 1926 में हुआ था, ठीक है। जब बोलेगा मजदूर संघ अधिनियम, मजदूर संघ अधिनियम तो 1926 मारना, ठीक है। मजदूर संघ अधिनियम कब मारना, 1926 मारना, ठीक है। अगला सवाल, अगला कहता है क्या सर कि औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था, तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर, ठीक है। औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था, तो कुटीर एवं लघु उद्योग, ठीक है। पूछा है औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था, तो कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर लघु उद्योग, ठीक है, कुटीर एवं लघु उद्योग पे, ठीक है ना। अगला सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आए 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 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916, 1918, 1922, 1923, बता दो। ये सब तो हमको नहीं बताना है। देखो सर, जब बोलेगा लखनऊ समझौता, ठीक है, लखनऊ समझौता जब बोलेगा, लखनऊ समझौता बोले सर तो ये दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। अगला अगला कहता है औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में। देखो सर, जैसे बोलेगा औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, तो सबसे पहले आपको इंग्लैंड में शुरू हुआ था। टोटल अब हम आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आते हैं आपको लेकर के सवाल नंबर 61 की तरफ, 51 नंबर सवाल की तरफ हम आपको लेकर के आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। अगर अच्छा लग रहा है ना तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, अगर बुरा लग रहा है तो भी बता देना मेरे भाई। लेकिन हर किसी के व्हाट्सएप के स्टोरी में लगा रहना चाहिए सर, क्योंकि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब कोई शेयर कर दो सर, उन गरीब घर तक पहुंचा दो सर जिन घर तक शिक्षा का अभाव है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ होता है सर, जो इंसान होता है ना वो गरीब पता है क्या जैसे होता है, शिक्षा से होता है। इंसान अकल से गरीब होता है सर, पैसे से इंसान कोई गरीब नहीं होता है। जिनके पास अकल है तो वो पैसा आ सकता है, लेकिन जिसके पास अकल ही नहीं है सर तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं आपसे कहूँगा सर बस एक ही चीज़ कि हर घर तक पहुँचा देना, शिक्षा को पहुंचाना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। अब बताना मेरे भाई कि इसमें 50 में 50 कितने लोग ठोका, 50 में 50 कितने लोग ठोका, एक बार शिद्दत से बता देना ठोक करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोबाइल को ऐसे को कुछ देना, चल जाते तो खोपचे में सर, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर कितना, 51 की तरफ आना मेरे भाई। हाँ आइएगा सर, देखिए 51 नंबर सवाल अब क्या कहता है, ठीक है। थोड़ी सी गौर करना, 51 नंबर सवाल भी बड़ा लाजवाब सवाल है और कोशिश ये करना कि प्रत्येक सवाल को आंसर देने का कोशिश करना। आंसर ना पता चले तो फिर हम तो जिंदाबाद ही हैं सर। जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक टेंशन लेने को नहीं है, टेंशन देने को है सर, ठीक है। आना कहता है 51 नंबर सवाल क्या कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। अब सोचो सर, संसाधनों को विवेकपूर्ण प्रस्ताव किस वर्ष आया, शिद्दत से बता दो। 1968 में आया था। कब आया था, 1968 में आया था, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी बता देना। कहता है ना सर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, ठीक है। आना 53 नंबर सवाल की तरफ। 53 नंबर सवाल क्या कहता है कि भारत में कहाँ पे, तो भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई थी।
कहता है भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूता मिल आपको बंगाल में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में, ठीक है। तो भारत में पहली जूता मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बंगाल में स्थापित की गई थी, ठीक है। आना सवाल नंबर 54 की तरफ। 54 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 54 नंबर सवाल कहता है ना सर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? कहाँ? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था सर आपको कि वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से हुआ था? तो ये आपको हुआ था वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से हुआ था? वस्त्र उद्योग से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुआ था सर वो आपको वस्त्र उद्योग से हुआ था। सवाल नंबर आइएगा आप थोड़ी सी अगला सवाल की तरफ। ये सवाल नंबर 54 है या 55? ये सवाल नंबर कैमा है जी? तो ये सवाल नंबर आपको 55 है, ठीक है। आइएगा 55 नंबर सवाल है ना, 55 नंबर 55 नंबर 55 नंबर 55 नंबर। हाँ, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? देखो सर, इंग्लैंड में एक क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति, जो किस वस्त्र से लेकर के हुआ था? तो ये हुआ था वस्त्र, आपको वस्त्र को लेकर के उद्योग, वस्त्र उद्योग को लेकर के क्रांति हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में। तो हमसे पूछा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 56 की तरफ आना सर, झटके में आना, ठीक है सर। 56 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। 5556 कहता है सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? देखो सर 1853 में सर्वप्रथम जो सर कपड़ा मिल है वो बम्बई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था सर? ये बम्बई में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? बम्बई में खोला गया था, ठीक है। तो सन 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? तो ये बम्बई में खोला गया था सर, ठीक है। कहाँ खोला गया था? तो ये बम्बई में खोला गया था, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 57 की तरफ आना। 57 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से, ठीक है। 57 नंबर कहता है बंबई का पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला? कब खुला? अरे अभी जस्ट हमने आपको बताया सर कि बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में खोला गया था। तो बंबई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो 1853 में खुला। बंबई में सबसे पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो 1853 में खुला, ठीक है। आना 58 नंबर की तरफ। 58 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी कब? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 1982 को हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1982 को हुई थी, ठीक है। यानी 12 जुलाई 1982 कहना। अगर पूरा आपको दिया रहेगा सर तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। अगर डेट भी दिया रहेगा तो आपको ये डेट मारना है, ठीक है। हमसे पूछा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ठीक है। आना सवाल नंबर आपको कितना? तो ये 60 नंबर सवाल होगा, शायद ये 60 नंबर होगा। आना कहता है सर कि वित्त संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? अच्छा, वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया गया? तो व्यावसायिक बैंक को तो सम्मिलित किया गया है, सहकारी शाखा को भी सम्मिलित किया गया है सर, बीमा कंपनियां को भी सम्मिलित किया गया है सर, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। हमसे पूछा है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है? तो सहकारी बैंक को सम्मिलित किया गया है, सहकारी शाखा को भी सम्मिलित किया गया है, बीमा कंपनी को भी सम्मिलित किया गया है, उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ठीक है। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 1904 में हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कब? 1904 में हुआ था, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन कहता है सर कि एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ क्या है? ये सवाल नंबर कितना है? तो ये सवाल नंबर 61 है, ठीक है। कहता है एटीएम का अर्थ क्या है? तो ये स्वचालित टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये स्वचालित टेलर मशीन, यानी आपको ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आना ये 62 नंबर सवाल की तरफ आना। 62 नंबर सवाल क्या कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 62 नंबर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है सर? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस विश्व में मनाया जाता है, ये विश्व में मनाया जाता है सर, ये विश्व में मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में 15 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन भारत में उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता राष्ट्रीय अधिकार दिवस जो मनाया जाता है सर, वो आपको 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, मार्च को नहीं, ये दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है सर। ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जब आपसे सवाल में कर देगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तब आपको 15 मार्च होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सवाल में कर देगा कि भारत में उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में उपभोक्ता राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन सर विश्व में आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। आना सवाल नंबर आपको 63 की तरफ। 63 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहा था व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? हमसे पूछा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। तो सर्वप्रथम किया गया है 1969 में, और प्रथम बार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। हमसे पूछा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना, 64 नंबर सवाल की तरफ आना। 64 नंबर सवाल तो हर किन्हीं को बतानी चाहिए, क्योंकि सवाल बड़ा रोमांटिक है सर, ठीक है। कहता है क्या कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। अगर आपके एरिया में अगर कोई पेड़ पौधा को काट रहा है तो संविधान की धारा 21 के तहत उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो संविधान की धारा 21 का जो रखवाला करता है सर, वो वन्य जीवों का, ठीक है। आना सवाल नंबर कितना होगा? ये आपको 65 नंबर सवाल होगा। 65 नंबर सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना है आपको। कहता है 65 नंबर कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? कहता है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो पूछेगा तो मारना आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ रहा है। हमसे पूछा बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? तो यह आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सवाल नंबर 66 की तरफ आना। 66 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। 66 नंबर की तरफ कहता है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये आपको बेंजीन है। कौन है? बेंजीन है, ठीक है। आना हमसे पूछा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये आपको बेंजीन है। कौन है? बेंजीन है, ठीक है। ये सवाल को थोड़ी सी आपको शिद्दत से पढ़ना है, ठीक है। हमसे पूछा मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये आपको बेंजीन है, ठीक है। आना सवाल नंबर 67 की तरफ आना। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी आपको गौर करना है। सवाल नंबर 67 की तरफ कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण मतलब मुद्रा समझना, मुद्रा बोले तो पैसा, तो सबसे पहले आपको चीन में हुआ था, ठीक है। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको ये चीन में हुई थी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो जरा बोलो ना मेरे भाई, ठीक है सर। पानी पियोगे? दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाता है जब पानी पीते हैं और आप सबका प्यार होता है तो। आना सर सवाल नंबर 68 की तरफ आना। 68 बोले तो 68 नंबर सवाल की तरफ आना, ठीक है। 68 नंबर सवाल कहता है ना सर कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की?
गुटेनबर्ग, कौन वर्ग? तो गुटेनबर्ग जो सबसे पहला बुक का छपाई किया था वो था क्या? बाइबिल था। क्या था? बाइबिल था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ठीक है, आपसे पूछेगा गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये आपको बाइबिल पुस्तक की छपाई की। ठीक है, आना 69 नंबर सवाल की तरफ। 69 नंबर सवाल क्या बोलता है, थोड़ी सी आपको गौर करना है सर, वो भी शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से। ठीक है, 69 नंबर कहता है भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है, भूमंडलीय की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 के दशक में हुई थी। सर हमसे पूछा है भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीय की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। अब ये बात भूलोगे नहीं सर? अच्छा, तुम लोग इस बात को सोचो सर कि उनका बात नहीं भूलते हो, उनका हर बात तुमको याद रहता है सर। जब डेली बात होता है तो उस बात को तुम डेली याद रखते होगे, लेकिन सर एक सवाल आप नहीं याद कर पाते हो तो आपके दिल में की, हाँ मेरे जैसा राती न तुरार के लतिया के हम भाग जाते। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ सर? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में? बता दो। देखो सर इस बात को समझना, जब बोलेगा पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ सर, तो ये 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ठीक है, आपसे बोलेगा भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो ये 1881 में हुआ था। ठीक है, चलो आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना है, सवाल नंबर 71 की तरफ। कहता है ना, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? हमें पता है कि जो क्षेत्र में भूकंप आता है तो वैसे क्षेत्रों में कैसे घर का निर्माण करनी चाहिए? तो वैसे क्षेत्रों में आयताकार घर का निर्माण करनी चाहिए। हमें पता है कि इन क्षेत्रों में भूकंप आता है तो वैसे क्षेत्रों में आयताकार घरों का निर्माण करनी चाहिए। ठीक है, चलो आना सवाल नंबर कितना आना, 71 नंबर की तरफ आना सर। 71 तो हो गया ना, 72 की तरफ आना सर। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है सर? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। सवाल नंबर 73 की तरफ आना, 73। कहता है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? देखो सर यहाँ पे कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। देखो ये हमारा ये सीरीज लाने का मतलब बस एक ही मेरा मकसद था कि आप जो है सर बस पूरा का पूरा क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए। बस आपको सारे सवाल को हमको दिखाने का एक मकसद था और वही मैं पूरा कर रहा हूँ सर। ठीक है, बस इस क्लास को कर लो पूरा मेरे भाई, बस इतने से ही मामला फंसेगा। मैं आपको बस इतना ही कहूँगा सर, पूरे के पूरे क्वेश्चन को कर दो धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। और अब की बार हम सब का सपना है सर, और आपकी मम्मी पापा का भी तो एक ही को सपना है कि मेरा बच्चा अब की बार अच्छा कर जाए सर, तो हमारा भी तो वही एगो सपना है मेरे भाई। कर दो ना पूरा मेरे भाई, चुटकियों में हो जाएगा मेरे भाई, बस शिद्दत से पढ़ लो ना मेरे भाई। चलो आ जाना आना सवाल नंबर 74 की तरफ। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आएगा सर तो इसको धुआं धुआं कर देंगे। कहता है 74 नंबर सवाल या 75 नंबर सवाल होगा। कहता है शेयर बाजार की नियामक संस्था का नाम है सेबी। क्या नाम है सर? ये सेबी नाम है। ठीक है, ये सवाल हमने बहुत बार पढ़ाया है सर। कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत जो देश है सर वहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सभी किस्म के लोग निवास करते हैं। ठीक है, आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है सर वहां पे हो रहा था क्या कि ठेकेदारों द्वारा पेड़ की कटाई की जा रही थी। ठीक है, तो वहां के निवासी लोग सोचने लगे कि जब पेड़ कट जाएंगे तो हम लोग जीवित कैसे रह पाएंगे। तो उन लोगों ने क्या करने लगा कि पेड़ को जब ठेकेदार द्वारा कटाई किया जा रहा था तो वो जाके पेड़ में लटक जा रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे पेड़ काटने हम नहीं देंगे, क्योंकि सर जब पेड़ कट जाएगा तो हम लोग का पर्यावरण कहाँ से मिलेगा, इसलिए सर पेड़ की सुरक्षा करनी चाहिए। तो हमें कहता है सर कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ को बचाने से संबंधित है। ठीक है, आना अगला नंबर सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना
1 टन इस्पात बनाने में सर, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। हमसे पूछा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है सर, तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। हमसे बड़ा अच्छा से पूछा है, वो भी बड़ा शिद्दत से पूछा है और बड़ा प्यार से पूछा है मेरे भाई, तो हम लोग मोहब्बत से आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो आना, कहता है सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानिक कृषि जो है सर वो आपको हरियाणा में प्रचलित है या पंजाब में प्रचलित है या उत्तराखंड में प्रचलित है। तो जैसे ही बोलेगा सोपानिक कृषि तो हम लोग क्या मारेंगे, झटके में मारेंगे, कहाँ, उत्तराखंड, ठीक है। सोपानिक कृषि हमें बोलेगा सर, तो सोपानिक कृषि हम लोग कहाँ मारेंगे, तो सोपानिक कृषि हम लोग मारेंगे उत्तराखंड में, कहाँ मारेंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। आपसे बोलेगा सोपानिक कृषि कहाँ प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। आना, कहता है सर क्या कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। देखो सर, प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, कहाँ कहाँ का, एशिया और किसका सर, एशिया 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 और यूरोप का, एशिया और किसको, यूरोप का, किस रास्ते से हमारा व्यापार होता था, तो उस रास्ते का नाम था रेशम मार्ग। कौन मार्ग, रेशम मार्ग, कौन मार्ग, रेशम मार्ग, ठीक है। कहता है क्या कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था सर वो रेशम मार्ग से होता था। किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से, ठीक है। हमसे पूछा प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो ये प्राचीन आपको होता था रेशम मार्ग से, ठीक है। चलो आना, अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ना सर, क्या असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, हमें क्या बोला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। देखो सर, इस बात को समझना, हमें बोला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 की कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 के अहमदाबाद में, नवंबर 1920 के फैजपुर में, या दिसंबर 1920 के नागपुर में। देखो सर, हमें पूछा असहयोग आंदोलन, जैसे आपसे बोलेगा असहयोग आंदोलन तो सितंबर 1920 के कलकत्ता में, ठीक है। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 के कलकत्ता में, ठीक है। हमसे पूछा असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 को कलकत्ता में पारित हुआ था, ठीक है सर। चलो आ जाना, अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हमें बोला है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। हमें बोला है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, आना जी, थोड़ा सा प्यार करना न जी। कहता है अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। यूट्यूब से जितना भी लोग पैसा कमाता है ना सर, तो यूट्यूब जो है वो आपको अमेरिका का कंपनी है, ठीक है। तो अमेरिकी मुद्रा क्या है, तो हम लोग का जो पैसा आता है ना सर वो आता है डॉलर में पैसा, ठीक है। तो अमेरिका का जो पैसा है, मुद्रा है, वो हमारा क्या है, डॉलर है। हम लोग का मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। तो अमेरिकी मुद्रा क्या है, डॉलर है सर, ठीक है। आना, तो हमसे पूछा है अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है, तो डॉलर है। कहा है सर, डॉलर है, ठीक है। अमेरिकी मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर है, ठीक है। चलो आना, अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होते हैं। रेशम मार्ग जो है सर वो चीन से प्रारंभ होते हैं। कहाँ से प्रारंभ होते हैं, रेशम मार्ग चीन से प्रारंभ होते हैं। ये एशिया और यूरोप का व्यापार किया जाता था सर। एशिया और यूरोप में जो व्यापार किया जाता था वो पहले वो आपको रेशम मार्ग से किया जाता था। वो रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, तो ये रेशम मार्ग जो है सर वो आपको प्रारंभ होता है चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है मेरे भाई, चीन से होता है। कहाँ से होता है, तो ये चीन से होता है, ठीक है। आना, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना अगला कि पूंजीपति वर्ग द्वारा, अच्छा देखो इस बात को समझना सर। कहता है पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। देखो ये सवाल बड़ा ही मतलब रोमांटिक है सर। देखो अगर आप इस सवाल को गूगल में डालोगे ना सर तो आपको लिखेगा श्रमिक वर्ग, ठीक है। गूगल में डालोगे तो,
लेकिन सर अगर आप बुक में देखोगे तो आपको आंसर देगा मध्यम वर्ग। किस वर्ग को आंसर देगा? मध्यम वर्ग को आंसर देगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई कौन सही होगा? तो सही आपका यही होगा, मध्यम वर्ग। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि जब तुम इसको गूगल करोगे कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया है, तो आपको आएगा श्रमिक वर्ग। लेकिन सर श्रमिक वर्ग सही नहीं होकर के आपकी बुक में देगा मध्यम वर्ग। आपका ये आपातकालीन, ये तुरंत का देता है गूगल। ठीक है, लेकिन सर हमारे बुक के अनुसार जो होगा वो हमारा क्या होगा? मध्यम वर्ग होगा। ठीक है, तो हम लोग भी मारेंगे मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारेंगे मेरे भाई। ठीक है, देखो सर हम लोग वही आंसर करेंगे जो बुक में हमारा दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने से देख के हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आना सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से ओ भी और वो भी प्यार से और मोहब्बत से करना। ठीक है, कहता है ना कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कहता है भारतीय संघ में, किसमें? भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो बिहार को नहीं हुआ सर, उत्तर प्रदेश को नहीं हुआ सर, तमिलनाडु को नहीं हुआ सर, ये जम्मू कश्मीर को हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान ही अलग था। ठीक है, कहता है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो भारतीय संविधान में किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर को हुआ। किसका हुआ? जम्मू कश्मीर को हुआ। ठीक है, चलो आना अगले सवाल की तरफ आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है सर, तो ये आपको अमेरिका होगा। जैसी बोलेगा संघ सरकार तो आपको क्या मारना है? अमेरिका मारना है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि संघ सरकार का उदाहरण है तो आपको क्या मारना है? अमेरिका मारना है। ठीक है, बोलेगा संघ सरकार का उदाहरण है तो आपको क्या मारना है? अमेरिका मारना है मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? देखो सर हमें बोला है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? तो समवर्ती सूची में राज्य को रखा जाता है और केंद्र दोनों को रखा जाता है सर, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा राज्य और केंद्र दोनों हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र को भी रखा जाता है और राज्य को भी रखा जाता है। ठीक है, तो हमें बोला समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है ना कि किस संवैधानिक संशोधन में, हमें क्या बोला है, किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कहता है किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये आपको 73वां और 74वां में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? 73वां और 74वां में दिया गया है। ठीक है, हमसे बोला है सर पीने दो पानी मेरे भाई। हमसे बोला है ना कि किस संवैधानिक संशोधन में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है सर? तो स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है संविधान 73 और 74वां में दिया गया है। ठीक है, आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, वो भी प्यार से और मोहब्बत से। और हाँ, कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिल स्थापित है? देखो कहता है बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिल स्थापित है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जहां चीनी मिल अधिक मात्रा में है? देखो सर आपको पूर्णिया तरफ कम है सर, भागलपुर तरफ कम है सर, पटना में भी चीनी मिल नहीं आपको देखने को मिलेगा। सिवान चंपारण की तरफ चले जाओगे ना, सिवान चंपारण की तरफ चले जाओगे ना सर, तो इधर आपको चीनी मिल आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और गन्ना का उत्पादन आपको बिहार में ज़्यादातर के आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण ये सब सिवान तिवान तरफ होता है। ठीक है, हमसे पूछा है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अधिकतर मिल स्थापित है? तो चीनी का सबसे ज़्यादा मिल जो स्थापित है सर वो आपको कहाँ है? सिवान और चंपारण के क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, चलो आना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना सर कि बेंगलुरु किस राज्य में है?
देखो सर, बेंगलुरु किस राज्य में है? देखो इस बात को समझना, बेंगलुरु जो है सर वो किसका राजधानी राज है? तो ये कर्नाटक का, बेंगलुरु की राजधानी कहाँ सर? ये कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक कहाँ है? बेंगलुरु किस राज्य में? कर्नाटक में। कहाँ है सर? ये कर्नाटक में, ठीक है। आ जाना, तो इसको ऐसे मार देना। महाराष्ट्र सर मुंबई। अगला अगला कहता है मेरे भाई कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल है बॉक्साइट। जैसे ही बोलेगा एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो आपको बॉक्साइट मारना है, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल आपको क्या मारना है? बॉक्साइट मारना है, ठीक है। पूछेगा, ये बहुत रोमांटिक सवाल है कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट, सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर। एल्युमिनियम उद्योग का बॉक्साइट और सीमेंट उद्योग का चूना पत्थर, इस बात को समझ लेना। और नहीं समझोगे ना तो चल जेबे खुपचे में सर जी, फिर मेरे को मत बोलना कि संदीप सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, आज जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। पढ़ लो रे भाई, पढ़ लो, वरना पता है कहोगे ना, बच्चा को कहोगे कि देख नहीं रे हम ना पढ़ लिए तो हमारा का भेले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले। बच्चा को ऐसे बोलोगे अपने बच्चे को। सर इससे पहले तुम सुधर जाओ, तुमको हम बोल रहे हैं, एक गुरु नाते बोल रहे हैं सर, तुम सुधर जाओ। सुधर जाएगा ना सर तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो देखेगा ना कि मेरे पिताजी तो अच्छा पोस्ट पर है, तो हम पिताजी का नाम कैसे नहासी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए तो वो सोचेगा ना, और तुम ही बेकार रहोगे तो वो सोचेगा नहीं, ये सोचेगा सर। इसलिए अच्छा पहले कुछ कर जाओ, ठीक है। चलो आना, कहता है इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? ये चार ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो हमारे देश में अब नहीं रह चुका है सर? चीता जो है वो हमारे देश में अब नहीं देखने को मिलता है सर, ठीक है। हमें बोला है कि इनमें कौन हमारे देश में लुप्त हो चुका है, इनमें से कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है। तो हमारे देश से जो है सर वो चीता लुप्त हो चुका है, हनुमान है, वो भी है आपको, तेंदुआ भी है सर, ठीक है। तो हमारे देश से कौन लुप्त हो चुका है? तो आपको चीता लुप्त हो चुका है, ठीक है। आना, अगला कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलेगा तो क्या मारेंगे? मोर मारेंगे सर, ठीक है। कहता है क्या, देखो ये सवाल बड़ा अच्छा है। कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो आपको कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में सर? तो ये 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में, ठीक है। आपसे पूछेगा वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, ठीक है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में सर, ठीक है। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? हमें बोला है ना कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। हमसे बोला है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का क्या है? फैलाव है। बोला बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो झटके में मारेंगे 7%, ठीक है। चलो आ जाना, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाना। अगला कहता है टैक्सोल का प्रयोग होता है कहाँ? देखो ये टैक्सोल एक टैबलेट है सर, ठीक है, जिसका प्रयोग होता है कहाँ? कैंसर में होता है, ठीक है। टैक्सोल एक प्रयोग अथी है सर, टैबलेट है जिसका प्रयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है, ठीक है। आना, तो टैक्सोल एक टैबलेट आता है, ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है? तो कैंसर के बीमारी में होता है, ठीक है। तो टैक्सोल का प्रयोग कहाँ होता है? कैंसर की बीमारी में। आ जाना मेरे भाई, अगला कहता है सर कि चरक का संबंध कहाँ से है? जैसी बोलेगा सर ये चरक का संबंध, तो चरक का संबंध आपको देखने से नहीं, सुनने से नहीं लग रहा है भारत से होगा। जब चरक का नाम सुन रहे होगे तो सुनने से लग रहा हो कि इसका संबंध भारत से ही हो सकता है, ठीक है। तो चरक का संबंध है कहाँ से? तो मेरे भाई भारत से है, ठीक है। चरक का संबंध कहाँ से है? तो भारत से है, ठीक है। आ जाना, अगला कहता है सर कुनैन किस रोग के दवा है? देखो सर, जब हमारे तरफ हम लोगों ने मलेरिया से जब हम लोग झेलते थे ना सर, तो मलेरिया का सबसे पहला टैबलेट आया था जिसका नाम है कुनैन। क्या नाम है सर? कुनैन, ठीक है। मलेरिया का सबसे पहला टैबलेट है जिसका नाम क्या है? कुनैन, ठीक है। तो मलेरिया बीमारी का सबसे पहला टैबलेट है जिसका नाम है कुनैन, ठीक है। आ जाना, और आपको टैक्सर बोले तो आपको कैंसर का है, ठीक है। ये किसका है? मलेरिया का है, ठीक है। आ जाना, अगला कहता है सर कि वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है कैमा? देखो वन विस्तार की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? वन विस्तार की दृष्टि से भारत का 10वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में सर, पूरे विश्व में
आपको भारत का जो स्थान है वो वन की दृष्टि से, पेड़ पौधों की दृष्टि से वो आपको 10वां स्थान है, ठीक है। हमसे पूछा है वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है तो कैमा है 10वां है, ठीक है। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है कैमा है 10वां है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर अब कितना की तरफ आना सर, अब सवाल नंबर आपको आना 100 टोटल सवाल हमने आपको 100 सवाल कर दिया है सर, ठीक है। कितना सवाल हमने आपके सामने फोड़ दिया है, 100 सवाल, ठीक है। अब आना सवाल नंबर 101 की तरफ। आप जरा बताना मेरे भाई कि 100 सवाल में कितने लोग 90 प्लस सवाल जानते थे। अगर जानते थे तो एक बार लिख करके कमेंट कर दो सर, 90 प्लस एक बार लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा सर। और जब मैं कमेंट को पढ़ूंगा सर तो मेरा दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। गलत बता रहे हैं? नहीं मेरे भाई, सब कुछ खुश हो जाएगा मेरा ऊपर से नीचे, बट अगर तेरे को 90 प्लस सही है तो, ठीक है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना मेरे भाई कि अब की बार सबका बेड़ा पार यहीं से होने वाला है, ठीक है सर। चलो आ जाना सर, अगला क्या कहता है 101 नंबर, कितना नंबर 101 नंबर की तरफ आना। कहता है ना सर कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। हाय 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 हाय, बता दो ना सर जी, अगर है आप में ताकत तो बता दो सर। देखो सबसे पहले इस बात को समझो कि ये जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है सर, ये जामनगर जो तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक जो कारखाना है सर, ये आपको जामनगर तेल शोधक जो कारखाना है वो आपको है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो हमसे पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है सर कि जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है सर। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ आना, 102 नंबर की तरफ आना। कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। 102 नंबर में कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है सर। देखो जब आपको बोलेगा सर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह सर, तो ये तारापुर मारना। कहाँ मारना? तारापुर मारना, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तो कहाँ मारना? तारापुर मारना। कहाँ मारना सर? ये तारापुर मारना, ठीक है। और ये सवाल सबको पता होनी चाहिए सर, ठीक, क्योंकि ये सवाल जो है ना सर वो आपके एग्जाम में अधिकतर साल पूछा जाता है सर। हाँ मतलब पक्का आएगा तो आएगा ये सवाल, क्योंकि बड़ा ही सवाल रोमांटिक है मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास तो सवालों रोमांटिक होता है, ये बात तो पता है ना सबको। हाँ तो नन स्टॉप सर, आप सबको भी लगातार ये सवाल, पूरे सवाल को फोड़ना है सर, ठीक है। एक बार शिद्दत से बैठ जाओ और पूरे सवाल को करके उठना है सर, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है, तो ये तारापुर है, ठीक है। आना सवाल नंबर 103-4 की तरफ आना सर, 104 नंबर या 103 नंबर, 103 नंबर होगा, ठीक है। आना कहता है ना कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का किसका सर? ये यूरेनियम का है, ठीक है। ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बोलेगा तो डिगबोई मारना या झरिया मारना या घाटशिला मारना या जादूगोड़ा मारना। जैसे बोलेगा यूरेनियम, क्या बोलेगा सर? यूरेनियम, ठीक है। जैसे बोलेगा यूरेनियम ना सर, तो यूरेनियम आपको मारना है जादूगोड़ा। क्या मारना है? ये जादूगोड़ा मारना है। क्या मारना है? ये जादूगोड़ा मारना है, ठीक है। आ जाओ, आपसे पूछेगा सर कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है सर? ये जादूगोड़ा है, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो ये जादूगोड़ा है, ठीक है सर। कहाँ है? तो ये जादूगोड़ा है, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से देख लेना मेरे भाई। अगला कहता है ना सर कि ताप विद्युत केंद्र का उत्पादक है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। अच्छा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? गया है, बरौनी है, समस्तीपुर है, कटिहार है। देखो सर जैसे बोलेगा ताप विद्युत केंद्र ना तो गया होगा, ना तो समस्तीपुर होगा, ना तो कटिहार होगा, आपका बरौनी होगा, ठीक है। आपसे बोलेगा कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो कहाँ है? बरौनी में है सर, ठीक है। कहाँ है? बरौनी में, ठीक है। आइएगा अगला सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? दक्षिण भारत की, कौन भारत की? दक्षिण भारत की। किस भारत की सर? ये दक्षिण भारत की, ठीक है। दक्षिण भारत की, थक जाते हैं मेरे भाई दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है?
तुंगभद्रा है, ये है या ये है या ये है। देखो सर, जैसे बोलेगा दक्षिण भारत की ना, तो दक्षिण भारत की आपको सबसे बड़ी नदी घाटी क्या है? तुंगभद्रा है मेरे भाई, ठीक है। अब जरा बताना मेरे भाई क्लास कैसा लग रहा है। एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी कोई सब्सक्राइब कर देगा जो चैनल पे पहली बार आए थे, ठीक है। और सबके पास शेयर कर देना मेरे भाई, जितने दोस्त हैं, साथी हैं, सबको बता देना कि अब आ चुका है यूट्यूब पे बहुकाल। जुड़ जाओ इसके साइंस क्लासेस के साथ और कर दो रिजल्ट का धुआं धुआं, तभी तो होगा मम्मी पापा का सपना पूरा, ठीक है सर। हम तुम लोग के सपना पूरा करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, रियलिटी बता रहे हैं सर, ठीक है। मुझे इस बात की सर इतनी फिक्र होती है, टेंशन होती है कि आपकी मम्मी पापा कितने मेहनत से आपके तक पैसा देते हैं और उस पैसा की कीमत नहीं समझते हैं सर। तो इस बात की मुझे बहुत दुख होता है सर, ठीक है। आना कहता है भाखड़ नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जिनको अगर पैसा का एहसास होता है, मम्मी पापा को कदर करते हैं, तो इस सवाल को बना दो। चाहे गलती काहे न करो मेरे भाई, करो, कोशिश करने में क्या जाता है। कहता है ना कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाँ, तो इंतजार काहे करना है रे, कोशिश करना है। कहता है ना, कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, और जो गिर कर संभल जाए जीतता वही बाजी है, ठीक है सर। आना कहता है ना भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जैसे बोलेगा भाखड़, क्या बोलेगा सर? ये भाखड़, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये भाखड़ा नागल परियोजना जो है सर वो आपको सतलज पर है। कहाँ पे है? ये सतलज पे है, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे अवस्थित है? ये सतलज पे अवस्थित है, ठीक है। आना कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, देखो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में सर, ठीक है। भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में, ठीक है। अच्छा, ये डिगबोई किस राज्य में है? तो ये डिगबोई जो है सर वो आसम में है। कहाँ है सर? ये आसम में है, ठीक है। आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये आसम में है सर। ये आसम बोले सर तो डिगबोई मारना, ठीक है। आना बोलेगा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है सर? तो वो आपको आसम में है, ठीक है। आना अगला क्वेश्चन, अगला कहता है सर कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना हेतु। कहता है मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना हेतु, मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाना हेतु, ठीक है। आना अगला कहता है सर किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन सा राज्य है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? आसम में, राजस्थान में, बिहार में, तमिलनाडु में? बता दो मेरे भाई। देखो सर, जैसे बोलेगा खनिज तेल का विशाल भंडार, क्या बोलेगा सर? खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ बोलेगा? रुक जाओ, कहाँ गया? हाँ, खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में स्थित है? खनिज तेल का विशाल भंडार किस राज्य में स्थित है? बता दो जरा, बता दो ना सर जी, सबको देख रहे हैं मेरे भाई, बता दो ना। नहीं बताएगा तुम लोग, हमको पता है ना। आना कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? देखो सर, तो आपको मारना है आसम, ठीक है। अगर आसम नहीं रहता सर तो आपको गुजरात मारता, ठीक है। क्या मारता? गुजरात मारता, ठीक है। कहता क्या मारता? गुजरात मारता। अगर गुजरात भी ऑप्शन में नहीं रहता सर तो आप महाराष्ट्र मारते। क्या मारते? महाराष्ट्र मारते, ठीक है। क्या मारते? महाराष्ट्र मारते, ठीक है। हमसे पूछा किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है सर, तो आपको क्या मारना है? आपको आसम मारना है, ठीक है। आइएगा अगला सवाल, अगला कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो डिगबोई। हमें वही तो मारवे जादूगोड़ा बताए थे ना। कहता है डिगबोई तेल शोधक कारखाना, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अच्छा हाँ, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि डिगबोई बोले सर तो ये किस राज्य में है सर? तो ये आसम में है, ठीक है। चलो आ जाना। अगला कहता है तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? दिल्ली के निकट, मुंबई के निकट, उत्तर में, या चेन्नई के निकट, या गोरखपुर के निकट? तो ये मुंबई के उत्तर में है सर, ठीक है। आपसे पूछा तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के उत्तर में है, ठीक है। कहाँ है? मुंबई के उत्तर में। कहाँ है? मुंबई के उत्तर में। कहाँ है? मुंबई के उत्तर में, ठीक है। चलो आना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है कि भारत में जल विद्युत का विकास
भारत में कहाँ पे? भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो आपको दक्षिण भारत में हुआ, ठीक है। कहता है भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो ये दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है। आना अगला अगला कहता है सर कि बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? अब देखो सर, ये बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था सर? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो कर रहे थे वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला कहता है ना कि दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून को भंग किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून को भंग किया था? तो ये नमक का कानून था सर, ठीक है। नमक कानून को उन्होंने भंग कर दिया था, ठीक है। कहता है दांडी यात्रा द्वारा गांधी जी ने कौन कानून को भंग किया था? तो आपको नमक की कानून को क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। कहता है बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, मधु लिमिये, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर नरेंद्र देव। देखो सर, जैसे बोलेगा बिहार समाजवादी के दल के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। हमसे पूछा स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या पूछा है? स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो स्वराज दल की स्थापना 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। स्वराज दल जब बोलेगा ना मेरे भाई तो 1 जनवरी 1923 में हुआ था, ठीक है। जैसे बोलेगा सर ये स्वराज दल, तो ठीक है, स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज दल की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा, ठीक है। स्वराज दल की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को हुआ था, ठीक है। अगला कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई? आए लखनऊ समझौता अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है 1916, 1918, 1922, 1930, सबको कमेंट करना पड़ेगा। लखनऊ समझौता बता दो मेरे भाई। लखनऊ समझौता अभी जस्ट हम सबको बताए हैं। लखनऊ समझौता अभी तुरंत हमने सबको बताया, तो आपको तो कमेंट करना पड़ेगा ना सर। लखनऊ समझौता बता दो, जल्दी बता दो ना। बतेबे सपना में हम आएंगे रात में, तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। देखो सर, जैसे बोलेगा लखनऊ समझौता, लग रहा है हम यही पढ़ाए हैं, अभी तुरंत पढ़ाएं। दिसंबर 1916 अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं ना तुम लोग को रे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में। ये सवाल लग रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? बता दो। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? बता दो मेरे भाई। देखो सर, जैसे बोलेगा गदर पार्टी, कौन पार्टी? गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो लाल हरदयाल 1913 में किया था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाल हरदयाल 1913 में किया था, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाल हरदयाल 1913 में किया था, ठीक है। अगला कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, ठीक है। 1930 में किस यात्रा से शुरू हुआ था सर? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था 1930 में। अच्छा, बोलेगा सर ये कब से कब तक चला? तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है। ये कब से कब तक चला था? तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर के ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये, ठीक है। हमसे पूछा है सर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से शुरू हुआ था? दांडी यात्रा से, ठीक है। और ये कब से कब तक चला? तो ये चला 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। अगला कहता है सर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। चलो आना। कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? ये हमने बताएंगे सर। रंपा विद्रोह लग रहा है लगभग हम पता है कई बार बता चुके होंगे, 15 बार तो बता चुके होंगे, पक्का हम 15 बार बता चुके होंगे। कमेंट कर दो रंपा विद्रोह, कमेंट कर दो मेरे भाई, बहुत बार हमने पढ़ाया सर, ठीक है। इसको S1 लेकर के कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आना। पटना के में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था?
पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1757 में, 1762 में, 64 में, 88 में या 57 में? कमेंट कर दो सर। 1857 में कब हुआ था? कमेंट कर दो। पटना के गोल घर, देखो सर, ये पटना के गोल घर जो हुआ था ना सर, वो 20 जुलाई 1786 में हुआ था। ठीक है, 20 जुलाई। पटना के चिड़ियाघर घुमा दो मेरे को, पटना के लइका बड़ा हाँ अच्छा होता है। ठीक है सर, आना। कहता है पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो पटना में गोल घर का निर्माण जो किया गया था सर, वो 20 जुलाई 1786 में किया गया था। ठीक है, आना अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है ना, पाटलिपुत्रा किसके समय में मगध की राजधानी बनी? पाटलिपुत्रा किसके समय में मगध की राजधानी बनी से था? तो ये बना था सर राजा उदयन के, किसके? राजा उदयन के, किसके? राजा उदयन में। ठीक है, कहता है पाटलिपुत्रा किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो राजा उदयन के समय में। ठीक है, कहता है पाटलिपुत्रा किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो राजा उदयन के समय में। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कहता है ना, अरे भाई, कहता है ना भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम लंदन में हुआ था। ठीक है, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, आइएगा अगला कहता है सर कि सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? कहता है सन 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो ये आपको लंदन में हुआ था। ठीक है, आना। कहता है इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो सर, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, डाबर भी बहुराष्ट्रीय, सॉरी हाँ, इनमें से कोई नहीं रही, रुक जाओ। कहता है कंपनी है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारतीय बोलेगा सर तो डाबर मारना। ठीक है, आ जाना। कहेगा कल कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में कहाँ? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1954 में हुआ था। ठीक है, लेकिन सर आपको ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है। नहीं, 1954 नहीं होगा सर, ये आपके ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है मेरे भाई। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 1991, जून 1991 मारना। ठीक है, पूछेगा भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 को हुआ था, जून 1991 में हुआ था। ठीक है, अगला कहता निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो सर, ये आपको ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, नोकिया भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हमसे पूछा कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो सभी का सभी जो है वो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सभी का सभी, पूरा का पूरा जो है वो हमारा क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला कहता है सर वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? देखो मेरे भाई, आपके ऑप्शन में 4 दे रहा है बट 5 नहीं दे रहा है। अगर 5 दिया रहेगा सर तो बहुराष्ट्रीय हमारा कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है, लेकिन आपके ऑप्शन में 5 नहीं है तो आप 4 मार सकते हैं। ठीक है, आइएगा अगला कहता है वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? तो वैश्वीकरण से भारत को कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि या उत्पादकता में वृद्धि, ये सभी। हाँ, ये सभी होगा सर। ये भी लाभ हो सकता है, ये भी लाभ हो सकता है, ये भी लाभ हो सकता है, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी। अगला कहता है लोकतंत्र एक उत्तरदायी और वैध सरकार है। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और ये खाली स्थान की जगह होगा वैध सरकार है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कहता है 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? कमेंट कर दो सर, खूब तुम लोग राजनीतिक से जुड़े रहता है, बता दो कमेंट करके सर। इसको S1 लिख करके कमेंट कर दो सर। हमने बोला है कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तुम सब कोई करेगा, ऑल स्टूडेंट कमेंट करेगा सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, वरना जो सही कर देगा ना उसको पक्का हम अपना साली तेरे नाम कर देंगे। ऐसे तो शादी मेरा हुआ नहीं बट एडवांस में कर देंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सरकार के प्रति निष्ठा, संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उत्पादन के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण करना, इनमें से कोई नहीं। बता दो सर। देखो इस बात को समझना, जब सवाल ऐसा हो ना,
जब सवाल ऐसा हो ना तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी बात को समझना, सवाल को थोड़ा सा जड़ से पकड़ना। सवाल बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सर आपको हो जाएगा सरकार के प्रति निष्ठा, सरकार के प्रति निष्ठा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। देखो सर, लोकतंत्र में सफलता तभी हो सकता है जब सरकार के प्रति आप निष्ठा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। तो सरकार कोई नियम लाया तो आप इसको विरोध करने लगिएगा, तो सरकार विकास कैसे कर पाएगा, लोगों को नहीं कर पाता है ना सर। तो इसलिए आप इसके प्रति निष्ठा आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला कहता है सर किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। कौन सा सरकार में फैसला लेने में विलंब होता है। तो लोकतंत्र की सरकार में फैसला लेने में क्या होता है, विलंब होता है सर। कोई भी फैसला बड़ा देर के बाद लेता है लोकतंत्र सरकार, ठीक है। अगला कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कहता है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, खेती करने में सर, क्योंकि भारत जो है वो हमारा कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जल का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग जो होता है वो खेती करने में होता है, सिंचाई में होता है। आना अगला कहता है सर मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील, तो सुपुरिया झील। कौन है, सुपुरिया झील, ठीक है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील तो सुपुरिया झील, ठीक है। अगला कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो 96.6 या 5%, 96.5%, ठीक है। आना हमसे पूछा कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.5%। अगला कहता है सर कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। कहाँ, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो ये 1907 में हुआ था। कब हुआ था सर, ये 1907 में हुआ था, ठीक है। चलो आना अगला कहता है सर होवा होवो आंदोलन की किस प्राकृतिक का था। अच्छा देखो, होवा होवो आंदोलन किस प्राकृतिक का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक का था, ठीक है। हमसे पूछा होवा होवे आंदोलन किस प्राकृतिक का था, तो ये क्रांतिकारी धार्मिक का था। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कहता है सर क्या अंकोर वाट मंदिर किस देश में बनाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो सर ये कंबोडिया में बनाया गया है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, तो कंबोडिया में। कहता है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, कोलेन कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो कोलेन कहा जाता है, ठीक है। आना कहता है सर कि जिनेवा समझौता कब हुआ, ये बात अभी तुरंत हम आपको पढ़ाएं। जिनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 में हुआ था, ठीक है। आ जाना अगला कहता है सर हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। हमसे पूछा हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं था। आप जरा बताना मेरे भाई, हमने टोटल आपके पास लगभग 100 से 50 क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूं सर कि 150 क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा ना मेरे भाई, तो आपके एग्जाम में लगभग 90% प्लस क्वेश्चन जो है सर आप फोड़ के चले आइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास डबल ऑप्शन है सर, 80 गो में से आपको चुन के 20 गो मारना है, तो इतना ही से मामला फंसेगा। टेंशन काहे के लेना है। लेकिन हमने और सोशल साइंस का क्लास पहले भी लिया है और अभी और लेंगे भी, ठीक है। सब्जेक्टिव का महाभंडारा बुलाएंगे सर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का हमने बहुत फोड़ा, ठीक है। तो देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। बाकी बता देना मेरे भाई कि एक क्लास कैसा लगा, ठीक है। शेयर तो करना बनता है ना, चलो करते हैं, ठीक है सर। चलो मेरे भाई हम सब मिलकर के करते हैं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू।